Hello students, I am going to start chapter 3 of class 8 civics. So in last lecture we had completed our chapter 2, okay? So today we have to start chapter 3 of class 8 civics, okay? And as you know, I am your SST faculty Priyesh. So let us start the first part of chapter 3 class 8, okay? So firstly the name of this chapter is why do we need a parliament? Why do we need a parliament? So before proceeding towards parliament, let us first know that what is the meaning of parliament, why is parliament needed, okay? So these are the basic things that we are going to study in this chapter, okay? So the first thing that we will initiate is, the first topic that from which we will initiate is independence, okay? So when we are talking about independence, so we celebrate our Independence Day and we got our Independence Day on 15th of August, okay? So on 15th of August 1947 India was set free from British colonial rule, okay? तो जब हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस में क्या था कि कई सारे ग्रुप्स ने एक साथ फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है, कई सारे ग्रुप्स मिलकर के एक साथ आए, कई सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने सैक्रिफाइसेस दी, दैट इज व्हाई वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश colonial rule on 15th of August 1947. So when we talk about freedom, okay, so many religious people from many religions came together for independence, ठीक है, कई सारे धर्मों के लोग जब एक साथ इकट्ठे हुए, ठीक है, कई उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया, आहुति दी, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, दैट इज व्हाई as a result we got independence. So we got independence when everyone came together. तो अगर हम सबकी बात करते हैं, ठीक है, तो सब लोगों में कौन कौन से लोग आएंगे, ठीक है? If we talk about everyone that constituted a party or constituted a community that rebelled against the British rule, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी, उसके फलस्वरूप उसके रिजल्ट के रूप में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी. सो अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में कई सारे तरह के लोग हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं, जब धर्म पे आते हैं, ठीक है, इफ वी कम ऑन अ टॉपिक रिलीजन, सो फॉर इंडिपेंडेंस एवरी रिलीजन हैड अ सिंगल फ्रीडम फाइटर. हर धर्म का एक फ्रीडम फाइटर जरूर था जिसने आगे बढ़ के देश के लिए आजादी का एक संघर्ष किया, आजादी के लिए संघर्ष का काम किया, ठीक है. सो वी गॉट इंडिपेंडेंस ड्यू टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये सारे धर्म के लोग इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुए, ठीक है, एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन किया जिसकी वजह से वी गॉट इंडिपेंडेंस. सो what is the importance of parliament in today's government? That is what we are going to study about, okay? So people from various backgrounds constituted, मतलब कि एक साथ मिल गए फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के लिए सारे बैकग्राउंड से, हर धर्म से, हर कम्युनिटी से लोग आगे आए और उन्होंने एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन किया, एक पार्टी का फॉर्मेशन किया, या एक दल का फॉर्मेशन किया जो
ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम था। ठीक है, आवाज उठाने का मतलब है कि दे started revolting against British Empire, British colonial rule. So this is what the sacrifices that they did for the country. Okay, so why do we need a parliament is a very severe question. It is a very important question that arises from everyone's mind. So what is the need of parliament? What was the need of independence? This is the basic thing. So the need of parliament is a very important question for every citizen of society. Okay, so the people from various backgrounds constituted for independence. Okay, so भारत की आजादी के लिए कई सारे दलों के लोगों ने अपना सैक्रिफाइस दिया, अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट की जरूरत क्यों। ठीक है, सो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जब हम भारत देश के निवासी कहे जाते हैं किसी कंट्री में या किसी सोसाइटी में, ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल या सबसे पहला जो हमारे अंदर फीलिंग जो आती है वो सबसे पहले ये आती है दैट वी आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, वी डोंट हैव एनी कॉलोनियल रूल लेफ्ट इनसाइड आवर कंट्री। ठीक है, हमारे देश में अब कोई भी ऐसी राज्य प्रथा नहीं रह गई। ठीक है, हम किसी और गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते। वी आर वर्किंग अंडर आवर ओन गवर्नमेंट। ठीक, सो व्हेन वी आर वर्किंग इन आवर own government, so we have to make some rules. Okay, and for making that rules, उन rules को, उन नियमों को बनाने के लिए हर एक सदस्य का, ठीक है, अगर हमारे देश में 115 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, तो उन जनसंख्या के ऊपर एक टीम बैठी हुई है। ठीक है, so we have a team that is working for making the new rules, new regulation in our society. So just to make that rules important for our society, important for every citizen, ठीक है, कोई रूल बनता है तो उसके पीछे हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू या एस्पेक्ट देखा जाता है। ठीक है, कि अगर कोई नियम हम लॉन्च करते हैं, ठीक, तो उस नियम के साथ उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी में क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट रूल इफ वी इम्प्लांट द रूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो व्हेन वी आर मेकिंग रूल्स, ठीक है, so just to make people part of that rules, ठीक है, and just to make people give their point of views on these rules, we need a parliament and we need those people to be the part of decision making। ठीक है, लोगों को इस रूल बनाने की जो डिसीजन है, ठीक है, if we talk about the recent rule that was passed by central government was 3 तलाक rule। okay, so 3 तलाक was abolished from our society। ठीक है, तो 3 तलाक रूल को खत्म करने के लिए सोसाइटी में से उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी उस डिसीजन को लेने के पीछे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस डिसीजन को लिया कि अब इस रूल को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो उस डिसीजन को लेने से पहले उसने बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज को एनालाइज किया। ठीक है, सो एनालाइजिंग द बेसिक मतलब ये होता है कि वो समाज के लोगों के ऊपर उस रूल का के खत्म होने का या स्टार्ट करने का एक इफेक्ट देखती है। ठीक है, इफेक्ट इज टेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट दैट इज लॉन्चिंग और imposing any law in the society so that they can know that how this rule is affecting in the society। ठीक है, इस नियम को खत्म करने या स्टार्ट करने से, कोई भी नियम अगर स्टार्ट किया जाता है समाज में, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट है या पॉजिटिव इफेक्ट है, इसको एनालाइज करने के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले उसका डिसीजन मेकिंग का पार्ट जनता को बनाती है। ठीक है, जनता को बनाती है, जनता के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, उनकी जो राय है, उनकी जो सुझाव है, उनको लिया जाता है रूल को बनाने या खत्म करने से पहले। So we are talking about 3 तलाक रूल। ओके, सो 3 तलाक रूल को खत्म करने से पहले उसकी जो एडवर्स इफेक्ट्स थे सोसाइटी में, उसको देखा गया, एनालाइज किया गया। उसके बाद ये पता चला कि हाँ, 3 तलाक रूल इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। ओके, it should be abolished or it should be stopped।
right away. So that is why state central government decided to stop तीन तलाक रूल from our society. हमारे समाज से तीन तलाक रूल को खत्म कर देंगे. So just to make public a part of decision making in government's decision. अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, तो उसमें पब्लिक जो होती है, जो एक सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, वो मिलके डिसीजन मेकिंग में सरकार का साथ देते हैं या गवर्नमेंट को सुझाव देते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेशंस देते हैं कि दिस रूल शुड बी मेड और दिस रूल शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम our society. So just to make a part of decision making, just to make public a part of making decision making, the parliament is needed. So parliament is a place where suggestions or advices are made by the elected representatives of public to government of a country or state. So the parliament is made. Okay. तो पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस क्यों होती है कि पब्लिक को या जो पीपल ऑफ सोसाइटी है, एक कंट्री के रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स को पब्लिक इलेक्ट करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव जाके सरकार का डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने का मतलब ये है, इफ वी हैव टू इम्प्लांट अ रूल और इफ वी हैव टू स्टॉप अ रूल फ्रॉम अ सोसाइटी, देन दीस रिप्रेजेंटेटिव्स गिव देयर एडवाइस, सजेशन और they become the part of decision making of government. ठीक है, गवर्नमेंट की वो डिसीजन लेने में या किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने में मदद करते हैं. ठीक है, वो बताते हैं कि कौन से नियमों की जरूरत हमें इस समय अपने कंट्री में है, कौन से नियमों को बंद करने की जरूरत है. ठीक है, सो जस्ट पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक help the government to make a decision. Okay. So moving on in this topic, we will try to write a definition of parliament, and the definition of parliament is just to join public as a part of decision making directly by a government. ठीक है, एक गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पब्लिक की हिस्सेदारी को मेंटेन करना या बनाना. ठीक है, to join the public as a part of decision making directly by a government, a parliament is formed. पार्लियामेंट इज फॉर्म. पार्लियामेंट का बेसिक रूल या पार्लियामेंट का बेसिक काम क्या है कि पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर people used to give suggestions in decision making to a government. अब गवर्नमेंट को इस डिसीजन मेकिंग की जरूरत क्या है? डिसीजन में एमपीज की जरूरत क्या है? एमपीज का मतलब होता है मेंबर ऑफ दोस पार्लियामेंट. ठीक है, तो एमपीज की क्या इंपॉर्टेंस है, एमपीज की क्या जरूरत है हमारे सोसाइटी में, उसके लिए हम एमपीज का इलेक्शन रखते हैं. ठीक है, सो एमपीज आर इलेक्टेड फॉर मेकिंग देयर पार्ट्स और गिविंग देयर सजेशंस फॉर सोसाइटी. ठीक है, सो बेसिक क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहला क्वेश्चन दैट अराइजेस इन एवरीवन्स माइंड इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक्स गैदरिंग और पब्लिक्स पार्टिसिपेशन इन दिस डिसीजन मेकिंग. ठीक है, पब्लिक की क्या जरूरत है कि वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बने. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि इफ अ पब्लिक इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी रूल मेकिंग और डिसीजन मेकिंग, then the side effects or the positive effects of a rule cannot be analyzed by a government directly. ठीक है, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन कैसे होता है? पब्लिक क्या करती है कि एक एरिया में, अपने एरिया में एक रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनती है. ठीक है, एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, सो बाय दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट the views of public or the
effects of rule on that public is discussed by that MP, and he knows the views of public, and he goes and tells us about the views of public to the central government, and according to those views a new rule is either made or abolished from a society. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक एरिया में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उस एरिया के इलेक्शंस में एक एमपी को चुना जाता है, ठीक है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या होता है, बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पब्लिक के व्यू की जानकारी होती है, ठीक है, वो पब्लिक के बीच में जाता है और पता करता है कि पब्लिक का इस नियम के बारे में क्या सोचना है, ठीक है, व्हाट आर द व्यूज ऑफ पब्लिक ऑन a rule that is going to be implanted or that is going to be closed or abolished from a society, ठीक है। उसके बाद वो पब्लिक के व्यूज को लेकर के वापस जाता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो डिस्कशंस होती हैं, ठीक है, the discussions are taking place in parliament. So the member of parliament tells government about the views of public on the rules, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में जो पब्लिक के व्यूज होते हैं वो एमपी जाकर के गवर्नमेंट को बताता है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दोस व्यूज गवर्नमेंट्स टेक डिसीजन अबाउट मेकिंग अ रूल, या फिर किसी भी चीज के बारे में अगर डिस्कशन करनी है, ठीक है, इफ दे हैव टू मेक अ गवर्नमेंट इन अ प्लेस, और किसी राज्य में अगर एक सरकार का गठन करना है, ठीक है, तो अगर दो पार्टीज की कोलिजन से सरकार बन रही है, अगर कोलिजन गवर्नमेंट है, ठीक है, कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, ठीक है, तो इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन स्पेलिंग COALITION, ठीक है, कोलिजन का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, if there is a formation of coalition government, then MPs are given the duty to take the views of public on this coalition government, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है दो पार्टीज जब एक साथ आकर के एक सरकार का गठन करती है या सरकार का निर्माण करती है, ठीक। तो एमपी क्या करते हैं, जाकर के पब्लिक से उसकी व्यूज के बारे में पूछते हैं, ठीक है, पब्लिक उनको बताती है कि इन दो पार्टीज का कोलिशन इज गुड फॉर आवर सोसाइटी और नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने उस राज्य के बारे में पता करती है कि उस राज्य में वेदर कोलिशन गवर्नमेंट कैन स्टेबल और नॉट, कैन बी स्टेबल और नॉट, वहां पे गठबंधन की सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। अगर पब्लिक उसके लिए तैयार हो जाती है तो कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर नहीं कर पाती है तो नहीं होता, ठीक, सरकार गिर जाती है। सो बेसिकली कमिंग ऑन अ रिजल्ट दैट पार्लियामेंट इज अ प्लेस टू discuss about the affairs or the regional duties that are going to be held by a central government. पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, या फिर सजेशंस लिए या दिए जाते हैं एमपीज के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि एनी रूल और रेगुलेशन और एनीथिंग, ठीक है, रेगुलेशंस रूल्स की बात नहीं होती है केवल पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अगर किसी एरिया में अगर एक एमपी है तो उस एमपी के एरिया में अगर किसी भी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट की जरूरत है, ठीक है, तो वो एमपी अपने एरिया के बारे में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगा, ठीक है, दैट माय एरिया नीड्स डेवलपमेंट इन दीस स्ट्रीट्स, ठीक है, इस एरियाज में मेरे स्टेट को या मेरे एरिया को डेवलपमेंट चाहिए, वी नीड good roads, good schools, good hospitals to fulfill the needs of my public, ठीक है, अपने एरिया के पब्लिक का जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए एमपी जो होते हैं वो जाकर के सरकार से बातें करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। जब स्टेट लेवल पे बातें होती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होती हैं, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स एक साथ मिलकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड व्हाई पार्लियामेंट इज नीडेड, ओके। आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन, एंड मूविंग ऑन विल lead us to the better definition of parliament, and that is it is these elements that together make us a democracy, and that is best expressed in the institution of the parliament, ठीक है। पार्लियामेंट एक साथ कई दलों का साथ में आकर के
गवर्नमेंट को एडवाइस करना या गवर्नमेंट से कोई बात शेयर करना इज द मेन मोटो ऑफ पार्लियामेंट, और यही चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती है। ठीक है, बहुत सारे दल एक साथ आकर के डिस्कशन करते हैं और एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं, और उस रिजल्ट में फॉर्मेशन कर दिया जाता है किसी भी रूल का या किसी चीज का। ठीक, अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ठीक है। सो उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट की क्या क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या क्या माइनस पॉइंट्स है, ठीक है, वो उनकी जो अपोजिशन की पार्टीज है या अपोजिशन के जो दल हैं वो आकर के लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस ये करेंगे कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और BJP's government. Okay, they have the total right to discuss about the minus points or the negative feedbacks that they have received from the society. ठीक है, सोसाइटी से जो दूसरे दलों को नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं किसी एक पार्टी या एक गवर्नमेंट के बारे में, वही जाकर के वो पार्लियामेंट में बताती है कि that this government is not performing its duties properly. ये गवर्नमेंट अगर अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रही है, सो इट इज द ड्यूटी फॉर द अपोजिशन गवर्नमेंट और द अपोजिशन पार्टीज टू टेल देम अबाउट देयर ड्यूटी, उनके ड्यूटीज के बारे में बताना या फिर उनकी ड्यूटीज को फॉलो कराना इज द बेसिक रूल और द बेसिक ड्यूटी ऑफ दैट अपोजिशन पार्टी। लेट देम रिमेंबर व्हाट दे हैव टू डू। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। So, when we move on to the next parts of this chapter, we get to know that the people had lived in the fear of British government and did not agree with many the decisions that they took. ठीक है, जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूल था, जब कॉलोनियल रूल इंडिया में था, ठीक है, so now we will discuss about what is the difference between Indian government of rule and British rule of government. ठीक है, So let us talk about British government. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे होता था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ये होता था कि कई सारे नियम जो इंग्लैंड की जो सरकार थी या ब्रिटिश रूल था वो लोग बनाते थे। ठीक है, द हायर ऑफिशियल्स वर एडवाइज्ड और दे हैड द राइट टू टेक रूल्स, मेक रूल्स and take decisions about any area. एक एरिया में या एक किंगडम में या फिर जिस भी एरिया में एक ऑफिशियल का राज होता था, ठीक है, सो ब्रिटिश रूल जो था वो बिना जनता की पार्टिसिपेशन के, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक और एनी काइंड ऑफ एमपीज, दे टुक द डिसीजन टू मेक रूल्स और टू अबॉलिश एनी रूल्स। ठीक है, वो कोई भी नियम बना देते थे, कोई भी नियम हटा सकते थे। ठीक है, बिना किसी पब्लिक के पार्टिसिपेशन के। ठीक है, पब्लिक की बिना मंजूरी के या किसी से बिना पूछे वो नियम बनाते थे। एंड द पब्लिक ऑफ दैट एरिया, ठीक है, उस एरिया की जो पब्लिक थी या फिर उस एरिया के जो लोग थे उनको उस नियम को फॉलो करना ही पड़ता था। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी black rule for India that they had to follow any rules that were made by British government during the colonial rule. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बेसिकली क्या था कि जो भी रूल इंग्लैंड से पास होकर के इंडिया के लिए आता था वो चीज इंडिया में लागू कर दी जाती थी। सपोज वी टॉक अबाउट सॉल्ट टैक्स। ठीक है, अगर हम नमक कानून की बात करते हैं, जब नमक पे रोक लगाई गई थी या नमक पे टैक्स लगाया गया था, ठीक है, सो द टैक्स दैट वाज इम्पोज्ड ऑन सॉल्ट वाज took without any decision, without any public participation, किसी से बिना पूछे उन्होंने नियम बना दिया और पब्लिक को उसे फॉलो करना पड़ा। ठीक है, और जबरदस्ती फॉलो वो कराते भी थे। The public was not allowed to use salt without their permission, without paying the taxes. Without paying the taxes, they were not allowed to use any property of British rule, or they were not allowed to use the salt before paying the taxes. Okay, so British government was taking decisions directly by their own will. ठीक है, वो अपने इच्छा के अनुसार डिसीजन को ले लेते थे। ठीक है,
और कोई भी रूल का फॉर्मेशन या रोक वो कर सकते थे, ठीक है। they had the total right under the British colonial rule, so they can make any rule, they can break any rule according to their will, अपनी इच्छा के अनुसार वो कर सकते थे, ठीक। so this was the basic difference between Indian rule and British rule, ठीक है। और ब्रिटिश रूल में ये भी था कि उनके अपोजिशन में कोई नहीं था, ठीक है। सो दे वर एक्टिंग एज अ रूलर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वो भारत के एक तरह से राजा की तरह से काम करते थे, ठीक है। वो बिना किसी से पूछे कुछ भी कर सकते थे। दे वर फ्री टू डू एनीथिंग विदाउट एनीवन्स पार्टिसिपेशन, विदाउट एनी एडवाइस, विदाउट एनी सजेशन, ठीक है। बिना किसी सजेशन के, बिना किसी एडवाइस के दे वर फ्री टू मेक एनी रूल, दे वर फ्री टू एबॉलिश any rule from society, okay। so the first objective that we can write about British rule was they were free to make or abolish any rule or रेगुलेशन फ्रॉम सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी की बात उसमें बनाई थी फ्रॉम कंट्री, ठीक है। और वी कैन से सोसाइटी आल्सो बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड एज a society during colonial rule, okay। so they had the right to take decisions, they had the right to make decisions according to their will, according to the Queen of England or the head of British rule, ठीक है। ब्रिटिश रूल के जो हेड थे उनको पूरा अधिकार दिया गया था दैट वो कोई भी नियम बना सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज पे टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिश रूल में जाते हैं तो ब्रिटिश रूल में कई सारी चीजों पे टैक्स लगा हुआ था, ठीक है। सबसे पहली चीज थी वो थी हाउसिंग पे टैक्स, ठीक है। हाउसिंग, कल्टीवेशन, क्रॉप, इन हर चीजों पे टैक्स ब्रिटिश रूल में लगा रखा है, ठीक है। सो इन ब्रिटिश रूल के जो नियम थे उनको हर जनता को या हर किसी को फॉलो करना ही पड़ता था। इफ एनीवन वाज नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही वाज पनिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एट वेरी हाई स्केल, बहुत बड़ी सजा उसको दी जाती थी, ठीक है। अगर कोई ब्रिटिशर्स के बनाए हुए नियमों के खिलाफ या तो आवाज उठा ले या फिर उसका विरोध लगा सकती है। सॉरी, if anyone was opposing the rules that were made by the British government, he was punished, ठीक है। उसको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक। सो So no one was allowed to disobey the rules that were made by British government, ठीक है। So सबसे पहले हम इसके बाद बात करेंगे when the opposition started, when the opposition was started। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रूल्स थे उनका ऑपोजिशन कब शुरू हुआ, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल का अपोजिशन शुरू हुआ जब भारत के लोगों पे उन्होंने ज्यादा बड़े बड़े रूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। जब टैक्सेस का जो रिवायरमेंट था या टैक्स जो उन्होंने लगाए थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगा दिए इंडिया में, ठीक है। सो इसके बाद लोगों ने उनके रूल्स का अपोजिशन करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके रूल्स का जो डिसओबेमेंट था वो चालू हो गया, ठीक है। सो आफ्टर दैट you can say when the movement of independence was started, जब इंडिपेंडेंस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम से इनके नियमों का उल्लंघन शुरू कर दिया, ठीक है। इट वाज स्टार्टिंग ऑफ अपोजिंग
द रूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम कानून थे उनका डिसओबेमेंट शुरू हो गया, ठीक है। सो आफ्टर दिस everyone got the freedom to speak about the rules or decisions ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ जो भी रूल था, जो भी नियम उन्होंने बनाए थे, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, ठीक है। और उनके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया या डिसओबेमेंट शुरू कर दी, ठीक है। डिसओबेमेंट का मतलब होता है टू स्टॉप ओबेइंग द रूल्स दैट आर मेड बाय समवन, ठीक है। किसी के द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करना इसको है डिसओबेमेंट, ठीक है। Everyone got the freedom to speak about the rules or the decision of Britishers या ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए थे उसके खिलाफ बोलने का अधिकार हर किसी को मिल गया। इसके बाद एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है। ड्रास्टिक चेंज दैट वाज स्टार्टेड वाज इन 1885। सो इन 1885 Congress, not Congress, Indian National Congress, National Congress was formed to make opposition on लार्ज लेवल, ठीक है। बड़े लेवल पे अपोजिशन करने के लिए 1885 में कांग्रेस का निर्माण किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक संगठन या एक पार्टी का फॉर्मेशन किया गया जस्ट टू अपोज द ब्रिटिश रूल, ठीक है। ब्रिटिश रूल का अपोजिंग करने के लिए या उनके नियमों का बहुत बड़े लेवल पे बहिष्कार करने के लिए या उनका डिसओबेमेंट करने के लिए The Indian National Congress was formed, ठीक है। The main motto of Indian National Congress was to not follow the rules that were made by Britishers, ठीक है। Indian National Congress का बेसिक जो मोटो था, जो मेन काम था, वो ये था कि वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए किसी भी नियमों को सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। नहीं करने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी कानून ब्रिटिशर्स ने बनाया है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग जो थे वो उसको फॉलो न करते थे न करने देते थे, ठीक। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय AOU इन 1885, ठीक है। सो कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद जो पहला जो लीडर निकला, बहुत सारे लीडर्स निकले इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत बड़े-बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े-बड़े जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग कम्युनिटी दैट केम टुगेदर फॉर अपोजिंग द ब्रिटिश रूल और टू अबॉलिश द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाने के लिए या उसको खत्म करने के लिए सारे क्रांतिकारी या सारे स्वतंत्रता सेनानी एक साथ आए, ठीक है। एक साथ आने के बाद उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस। And the first head of this Congress was Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सबने मिल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो चलाना शुरू किया, ठीक है। और कांग्रेस के नाम पे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट चैलेंज देना शुरू किया, ठीक है। डायरेक्ट चैलेंज का मतलब ये आता है, सबसे पहला काम ये आता है कि उन्होंने नियमों को फॉलो करना बंद करा दिया, ठीक है। जितने भी इंडियंस थे विद द हेल्प ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी और आवर महात्मा गांधी, दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ड्यू टू द चैलेंजेस दैट ब्रिटिश रूल रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, they started lowering their rules. They started lowering their
रूल्स फ्रॉम सोसाइटी। उन्होंने महात्मा गांधी और बड़े बड़े क्रांतिकारियों की मदद से कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट चैलेंज देना शुरू किया, और इस चैलेंजेस की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिलते थे कांग्रेस से, दे स्टार्टेड टू लोअर देयर रूल्स, मतलब कि उन्होंने अपने नियमों को, कई सारे नियमों को बंद करना शुरू कर दिया। ठीक है, when we talk about the rules that they were abolishing was, the first thing that was abolished was Rowlatt Act. ठीक है, महात्मा गांधी started revolting against Rowlatt Act। ठीक है, Rowlatt Act को बंद किया गया। ठीक है, उसके बाद the salt tax was abolished। salt tax यानी कि नमक पे लगे हुए टैक्स को बंद कर दिया गया, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। ठीक, इसके बाद after this the government of India Act 1909 allowed for some elected representation। ठीक है, सब इसके बाद क्या हुआ, 1909 में एक नए नियम का फॉर्मेशन हुआ। 1909, ठीक है, 1909 में एक नया रूल बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इस रूल के हिसाब से, इस रूल का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बेसिकली ये बताया गया था कि एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैज द राइट टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि 1909 के बाद भारत की जो जनता थी या भारत के लोग थे, उनको ये अधिकार दिया गया ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो खुद चुन सकते। ठीक है, सो आफ्टर 1909 देयर वर इलेक्टेड इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद। ठीक, सो द फर्स्ट इलेक्शन वाज टुक प्लेस इन आफ्टर 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद इलेक्शंस का स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, इलेक्शंस का स्टार्टिंग के बाद they were allowed to make their own representatives, yeah, they were allowed to elect their own representative. So representatives को अपने हिसाब से इलेक्ट करने का फायदा क्या हुआ? इसका बेसिक फायदा ये हुआ that each citizen got the right to elect their own views। ठीक है, मतलब कि सिटीजन मतलब एक कम्युनिटी के लोगों की जो विचारधाराएं होती है, ठीक है, उन विचारधाराओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, दे वर अलाउड टू टेक देयर डिसीजंस, मतलब कि उनको डिसीजन लेने का मौका मिला। तब 1909 में, ठीक, दे स्टार्टेड इलेक्टिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, फिर हम वापस चलते हैं कांग्रेस की फॉर्मेशन पे। ठीक है, सो जब कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई तो कई सारे रूल्स कांग्रेस के चैलेंजेस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिए या अबॉलिश कर दिए। ठीक है, so after abolishing of rules, ठीक है, after abolishing of rules कई सारे ऐसे भी नियम थे जो ब्रिटिशर्स ने फिर से लागू कर दिए। ठीक है, बट ड्यू टू द चैलेंजेस ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस की चैलेंजेस की वजह से या कांग्रेस की अपोजिंग की वजह से दे स्टॉप द रूल्स। ठीक है, इसके बाद एक और क्या कहते हैं, a group was also again formed। ठीक है, and that group was led by भगत सिंह। ठीक है, शहीद भगत सिंह led another group and the name of this group was HSRA। HSRA, Human Socialist Republican Association। रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, this was another group that was led by Shahid Bhagat Singh to stop the rule making of British society or British government। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल बनाती थी तो उसका बहिष्कार करने के लिए या उसका डायरेक्ट चैलेंज देने के लिए भगत सिंह ने HSRA की फॉर्मेशन की। ठीक है, HSRA का फुल फॉर्म ह्यूमन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, पहले इस पार्टी का नाम या इस ग्रुप का नाम था ह्यूमन रिपब्लिकन एसोसिएशन, बट आफ्टर द डेथ, आफ्टर द क्या कहते हैं उसको, आफ्टर भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद, आफ्टर द अक्यूजमेंट ऑफ भगत सिंह,
it was renamed as Human Socialist Republican Association. जब भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज सरकार ने, उस समय इसका नाम पड़ गया था ह्यूमन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. एंड आफ्टर द अक्यूजमेंट ऑफ भगत सिंह एज अ मर्डरर ऑफ स्कॉटर्स, दिस पार्टी was run by, इस पार्टी का जो अगला रूलर था या अगला जो रूलर क्या कहते हैं लीडर था, उसका नाम था सुखदेव. ठीक है, सुखदेव was the next leader of this group or this party. ठीक है, तो भगत सिंह ने HSRA की फॉर्मेशन क्यों की? भगत सिंह ने HSRA की फॉर्मेशन इसलिए की because there were many principles of Congress that he was not satisfied with. ठीक है, कांग्रेस के ऐसे कई सारे नियम थे, जैसे कि कांग्रेस में एक ऐसा नियम था, they were using truth and non-violence as their weapons. ठीक है, वो ट्रुथ, सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पे चल के पाना चाहते थे आजादी. बट भगत सिंह had a ambitious approach, मतलब कि इनके पास एक rebellious approach था इनका. ठीक है, he started to fight the British government or started to oppose British government by weapons, or he started violating his British government. इन्होंने British government का जो opposing था या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अपोजिशन इन्होंने स्टार्ट की, he started by weapons. ठीक है, इसने हथियारों का इस्तेमाल किया. ठीक है, so that is why he started his own group that was named as HSRA. Firstly, HSRA was the leader of HSRA was Chandrasekhar Azad. After him, this was the leader was changed to Bhagat Singh, and after Bhagat Singh, Sukhdev was the new leader of HSRA. So this was about the introduction of this chapter. Hope you gain some knowledge from this video. Hope you know some new thing about the independence, about the British rule and the formation of opposition of British rule. Okay? So if you have any queries related to this video, please put that queries in the comment section below. I will answer the queries in the next video. Okay? Hope you like this video. So you have to do one work. Okay? So the homework for today is you have to find out the gap of years between the formation of Congress and BJP. ठीक है, आपको बताना है कि कांग्रेस और बीजेपी के गठन के बीच में कितने वर्षों का गैप था. ठीक है, so thank you for watching this video.